शुरू करते हैं। नागरिक शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए, डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलिए, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही मैं ग्रेजुएशन के भी एग्ज़ाम के जो आने वाले हैं या हो रहे हैं उनके भी वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पर, तो कृपया इस वीडियो को अच्छे से शेयर करें जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। और जो इसमें पॉलिटिक्स के पेपर में मिस्टेक हुई थी वो मैंने करेक्शन कर दिया है। इससे पहले वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा, और मैंने कमेंट में भी रिप्लाई दे दिया है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ऑप्शन तीसरा था और क्वेश्चन नंबर 9 था उसका ऑप्शन दूसरा था। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन 1955 में, क्योंकि इसमें मैं आंसर के क्वेश्चन भी हैं और साथ में आपके आंसर भी हैं, तो सब के साथ साथ समझा रहा हूँ और आप अच्छे समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपको मिलना तय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए मैंने। तो देखिए शुरू करते हैं 1955 में सोवियत संघ ने कौन सी संधि की थी? तो उसने वर्धा संधि की थी। जापान पर परमाणु हमला कब हुआ? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, मैंने सीट डाल दिया है। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, उन शहरों के नाम थे हिरोशिमा, नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया था और 9 अगस्त 1945 के लिए नागासाकी शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। नेक्स्ट, इस घटना से आपको हमले का उद्देश्य बता दूं। इसमें हमले का उद्देश्य था, अमेरिका सोवियत संघ को दिखाना चाहता था, क्या दिखाना चाहता था? कि वह कितना शक्तिशाली है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आंसर क्वेश्चन साथ में है, आप टेंशन मत कीजिएगा। गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने से भारत को क्या मिला या उसको क्या लाभ हुआ? तो गुट निरपेक्षता नीति अपनाने से भारत को इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया और अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेता रहा। भारत हमेशा की स्थिति में रहा, अगर वह एक महाशक्ति के खिलाफ जाए तो भारत दूसरे की तरफ से जा सकता था। ऐसे में ना तो उसने भारत पर ध्वज जमा सकता था और ना ही कोई उसे लेकर बेफिक्र रह सकता था। भारत गुटनिरपेक्षता नीति अपनाकर दोबारा गुलाम होने से बचा और नव स्वतंत्र देशों में भी उसने उनको भी बचाया। आलोचना, अब इसकी आलोचना कैसे की? आलोचकों ने भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की सिद्धांत विहीन बताया। भारत ने अपने हितों को साधने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। आलोचक कहते हैं कि भारत ने 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि की, वो गुटनिरपेक्षता नीति के खिलाफ है। उसने यहाँ तक कह दिया कि भारत सोवियत संघ में शामिल था और गुटनिरपेक्षता का नाटक करता है। शीत युद्ध कब शुरू हुआ? 1945 में शुरू हुआ था। गुटनिरपेक्षता नीति के प्रमुख लक्षण अथवा विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषताएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? यह व्यवस्था क्या थी? तो इसका आपको स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा, पॉइंट पड़े हुए हैं, उसके द्वारा आप मतलब उनको नोट कर सकते हैं। इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक। गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसका संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर उसके संस्थापक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत। ठीक है। शीत युद्ध का क्या अर्थ है? शीत युद्ध का अर्थ है कि जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि युद्ध होकर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने पॉइंट लिख दिए हैं, नोट कर दिए हैं। परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है, इसमें युद्ध की पूरी संभावना होती है तथा इसमें युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है, परंतु युद्ध नहीं होता है। इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। ऐसा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था 1945 और 1990 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कब पड़ी? तो इसको देख लेते हैं। इसका आंसर है 1961 में बेलग्रेड में इसका सम्मेलन हुआ था। 1961 में इसकी स्थापना हुई, जिसमें 25 देश शामिल थे, 25 देशों ने हिस्सा लिया। 1961 में इसकी स्थापना हुई बेलग्रेड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो उसका सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। यहाँ पे 2 ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ?
सोवियत संघ के विघटन के बाद ही द्विध्रुवता का अंत हो गया। अमेरिका एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आया और फिर पूंजी अर्थव्यवस्था में भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली। इसको देख लेते हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई और इसमें पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया। इसके खिलाफ साम्यवाद आदर्शों को अपनाने की तरफदारी की गई। निजी संपत्ति का विरोध किया गया। सोवियत संघ 15 गणराज्यों में से मिलकर बना था। सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या थीं? सोवियत संघ की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी ये। अनंत संचार प्रणाली थी, उन्नत संचार प्रणाली थी, विशाल ऊर्जा संसाधन थे, अच्छे घरेलू उपभोक्ता उद्योग थे, आवागमन की अच्छी सुविधाएं थीं। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, ये उनका नाम है, जो उसके सचिव थे। इन्होंने पिछड़ते सोवियत संघ में सुधार की लाने का प्रयास किया, पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंधों स्थापित किए। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों, लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई और साथ ही गोर्बाचेव के सुधारों की नीति का ज़्यादा कामयाबी नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोवियत संघ के विघटन के कारण। ये सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया या उसका क्यों टूट गया? तो साम्यवाद दल की शक्ति का लगातार पतन होता गया। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की सैन्य शक्ति को कम करना प्रारंभ कर दिया और साथ ही सोवियत संघ के खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो गया। सोवियत संघ संसाधनों का दुरुपयोग होना शुरू हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन था, इसमें जनता की इच्छाओं को पूरा ना करने में सरकार जो है वो असमर्थ रही। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब सोवियत संघ का विघटन होने के बाद क्या परिणाम हुआ? शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, दूसरी दुनिया का पतन हो गया, हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई, अमेरिका एक महाशक्ति बन गया, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई, नए देशों का उदय हुआ, शाक थेरेपी को अपनाया गया, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। शाक थेरेपी पूंजीवादी व्यवस्था के ही नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शाक थेरेपी है क्या? शाक थेरेपी के मतलब समझते हैं तो सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवाद देशों ने पूंजीवाद को अपनाया, इसी को हम शाक थेरेपी कहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हैं। ये साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाना ही शाक थेरेपी कहलाया। रूस, मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की व्यवस्था के द्वारा एक खास मॉडल को अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शाक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। शाक थेरेपी के महत्व या उसके तहत बदलाव क्या हुए थे? अब सभी देशों ने पूंजीवाद को अपनाया था, निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा था, खेती करने का तरीका बदला, ठीक है, बदला गया, व्यापार से ही विकास होगा ऐसा माना जाता रहा, मुक्त व्यापार को अपनाया गया, पश्चिमी देशों में व्यापार को बढ़ावा गया। शाक थेरेपी के परिणाम। अब इसके परिणाम क्या हुए? परिणाम में डाल लेते हैं। पूरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, रूस का ढांचा चरमरा गया, जनता बर्बाद होने लगी, रूस की मुद्रा में गिरावट आई, महंगाई बढ़ गई, लोगों की जमा पूंजी कम हो गई, लोगों को अपने उद्योगों को बहुत ही सस्ते दामों पर बेचना पड़ा। तो सोवियत संघ के संबंध। भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे हैं? तो भारत और सोवियत संघ के संबंध मधुर थे। सोवियत संघ ने हमेशा भारत की मदद की, जैसे कि आर्थिक संबंध में ले लेते हैं हम, तो इसमें विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान भी रुपयों के माध्यम से बनाकर इसका इन्होंने व्यापार किया। भारत को हथियार दिए गए। ऐसे समय में सैन्य सहायता दी गई जब भारत को सैन्य सहायता देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, तो किसने दी? सोवियत संघ ने दी, हमारी सहायता की, मदद की उसमें। सांस्कृतिक संबंध क्या है? हिंदी फिल्में सोवियत संघ में लोकप्रिय थीं, भारतीय लेखकों कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारत और रूस के संबंध कैसे थे? रूस से हमारे संबंध हमेशा से मजबूत रहे। रूस हमारा सच्चा मित्र है। रूस ने हमेशा हमारी मदद की, कभी हथियार देकर तो कभी क्रायोजेनिक रॉकेट देकर। रूस हमेशा भारत का मददगार रहा। दोनों का एक ही सपना है, बहुध्रुवीय विश्व का। भारत और रूस दोनों चाहते हैं कि विश्व ध्रुवीय हो, अर्थात विश्व में कई शक्तियां मौजूद हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का बातचीत के द्वारा निपटारा किया जाए। समकालीन दक्षिण एशिया।
दक्षिण एशिया में शामिल देश कौन कौन से देश हैं? भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये हमारे दक्षिण एशिया में हैं। दक्षिण एशिया में शामिल देशों की समस्याएं क्या हैं? संघर्ष वाले क्षेत्र हैं, सीमा को लेकर विवाद होते रहते हैं, नदी जल को लेकर विवाद होते रहते हैं, विद्रोह संघर्ष होता रहता है और जातीय संघर्ष भी चलता रहता है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया के देशों में राजनीतिक प्रणाली कैसी है? पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र है, सैनिक प्रशासन है। भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र शासन है। भूटान में राजतंत्र है और मालदीव में अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई है। नोट, दक्षिण एशिया में एक सर्वे कराया गया जिसमें लोकतंत्र शासन लोगों की पहली पसंद थी। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रह पाने के पीछे क्या कारण थे? यह सेना धर्मगुरुओं और भूस्वामियों का दबाव था, यानी कि दबदबा था। पाक की भारत के साथ तनातनी रहती है। राजनीतिक दल भ्रष्ट हैं। कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिला है। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान का संघर्ष, यानी कब कब भारत पाकिस्तान का संघर्ष हुआ? कश्मीर मुद्दा, पहला युद्ध 1947-48 में हुआ। पाकिस्तान आक्रमण, दूसरा युद्ध 1965 में हुआ। बांग्लादेश संकट, तीसरा युद्ध 1971 में हुआ। कारगिल युद्ध, चौथा युद्ध जो है 1999 में हुआ। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी अभी भी बनी रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए लेकिन कश्मीर मुद्दा अभी नहीं सुलझ पाया। 1998 में भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण राजस्थान में स्थित पोखरण में किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण जगाई की पहाड़ियों में किया। बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे लागू हुआ? तो यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, इन्हें आप नोट कर लें अच्छे तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल की हिस्सेदारी को लेकर विवाद होता रहता है। भारत में अवैध अप्रवास लाखों बांग्लादेशी, इसका विवाद होता रहता है। भारत में विरोधी कट्टर इस्लामिक जमातें, इनको देखकर इनका समर्थन के चक्कर में विरोध होता रहता है। भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात न करना। नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ? तो नेपाल एक हिंदू राज्य है। यहाँ कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र था। यहाँ की जनता व राजनीतिक पार्टियाँ उत्तरदायी शासन की मांग करती रहीं। राजा ने सेना की सतह से शासन पर नियंत्रण बना लिया, जिससे यहाँ लोकतंत्र की राह रुक गई। जनता ने लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन किया। राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। 1990 के दशक में नेपाल में माओवादी अपना प्रभाव जमा चुके थे। राजा की सेना और माओवादी के बीच हिंसक झड़पें हुईं। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र भी था वो भी ख़त्म हो गया। 2006 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद राजा ने उनकी बात मान ली और उसे बहाल कर दिया। श्रीलंका में जनजातीय संघर्ष और समस्या, इस पर डालते हैं नज़र। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था और इसका पुराना नाम सिलोन था। आज़ादी के बाद से सफल लोकतंत्र कायम है। मूल निवासी सिंगली हैं। समस्या जातीय संघर्ष की है। विवाद तमिल और सिंगली लोगों के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। भारत के तमिल लोग जो भी श्रीलंका में बसे हैं उनका विरोध वहाँ के मूल निवासी सिंगली लोग करते हैं। सिंह लोग कहते हैं कि श्रीलंका केवल उनका है, तमिलों का कोई रियासत नहीं होनी देनी चाहिए। 1983 में तमिलों के संगठन लिट्टे का भी श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष चल रहा था। तमिल के लिए श्रीलंका में एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर दबाव है कि श्रीलंका में बसे तमिल के हितों की रक्षा की जाए। तो ये क्वेश्चन थे। अब एक इसका पार्ट और आएगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन पूर्ण खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन 27 हो गए हैं। सेकंड पार्ट में मैं बाकी क्वेश्चन भी पूरे कर दूंगा। तो वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट करना है चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ये